हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा हमने आप लोगों को बताया है कि अब जो टेस्ट सीरीज़ हम चलाएंगे वह ऑडियो लेक्चर के रूप में चलाएंगे, जिसमें हम उन्हीं फैक्ट की बात करेंगे थिंकर से संबंधित जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो पहले हम सर्वप्रथम देखेंगे अगस्त कॉम्टे को। तो अगस्त काम्टे का जो है पूरा नाम था रेसिडोर अगस्ट मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे। इनका जो जन्म हुआ था वो जनवरी 1798। तो यह पूछा जाता है जन्म इनका हुआ था। और इनके जो गुरु थे मुख्य रूप से उन पूछा जाता है वो सेंट साइमन जी थे। तो सेंट साइमन जी के मार्गदर्शन में उनके साथ मिलकर इन्होंने शुरुआत की थी अपने एकेडमिक वर्क की। इन्होंने उनके साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी जो प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रिगराइजेशन ऑफ सोसाइटी नामक जो है पुस्तक थी। ये रहा इनका बात। तो इनको जाना जाता है समाजशास्त्र के जनक के रूप में। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की और सर्वप्रथम इन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र के लिए किया था। लेकिन क्वेटलेट बेल्जियम के जो वैज्ञानिक थे क्वेटलेट, इनके द्वारा जो है एक निबंध इस शीर्षक से प्रकाशित की गई थी एसे ऑन सोशल फिजिक्स। तो इन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द को जो है क्वेटलेट ने पेटेंट करा लिया था। इसलिए अगस्त काम्टे को 1838 में समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी शब्द गढ़ना पड़ा। तो सोशियोलॉजी शब्द जो है मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सोशियस दूसरा लोगस। सोशियस जो है लैटिन और लोगस को ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके बाद इन्होंने कई अवधारणाएं भी दिया है। उन अवधारणाओं में प्रमुख रूप से प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय नियम लॉ ऑफ थ्री स्टेज, विज्ञानों का संस्कृतीकरण अर्थात स्तरीकरण, और समाज को दो भागों में बांटते हैं, सामाजिक स्थैतिक एंड सामाजिक गतिकी, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक की बात ये करते हैं। तो इन सब अवधारणाओं का प्रयोग जो इन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में करते हैं। पॉजिटिव पॉलिटी एक इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने मानवता एवं धर्म की चर्चा की है। और मानवता के धर्म की जब इन्होंने चर्चा की है तो यह कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने सिद्धांतों का ही पालन नहीं किया, अर्थात प्रत्यक्षवादी होने पर इनके संदेह किया जाता है। इनके अलावा रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी नामक इनकी पुस्तक है, डिस्कोर्स ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट इनकी पुस्तक है। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं। तो आगे चलकर इन्होंने जो है मानव बौद्धिक विकास के 3 चरणों की इन्होंने चर्चा की है, जिसे लॉ ऑफ प्रोसेस, लॉ ऑफ थ्री स्टेज या थ्री स्टेज थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद की बात की है। अब पिछली बार एग्जाम में ये सब
जो है अवधारणाएं पूछी गई हैं। धार्मिक स्तर को काल्पनिक स्तर या थियोलॉजिकल स्टेज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अलौकिक और अधिदैविक आधार पर जो है घटनाओं को समझने या समाज को समझने का आधार माना जाता है। इसमें भी इन्होंने इसके 3 प्रकार बताए धार्मिक स्तर के, जिसमें एक जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, फिर एक ईश्वरवाद। और इस समय इन्होंने जो शासन प्रणाली की चर्चा की है, इसमें निरंकुश या राजतंत्र की चर्चा की है इस स्टेज में। और परिवार को एक इकाई के रूप में, इसमें धार्मिक स्तर पर परिवार को एक इकाई के रूप में देखा है। राजनीति, सत्ता, पुजारियों, धार्मिक कर्मकांड आदि का भी हाथ इनमें रहता है। दूसरा स्टेज इन्होंने जो बताया वह तात्विक या अपूर्ण स्तर या मेटाफिजिकल स्टेज है। तो इस स्तर पे इन्होंने बताया कि अमूर्त शक्तियों को माना जाता है, बोध का स्रोत, व्याख्या का स्रोत। कहा कि इस काल में सामाजिक इकाई के रूप में राजनीतिक प्रभुत्व चर्च के अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के पास रहा है। इस स्तर में धीरे धीरे धन का जो है महत्व बढ़ने लगा, और इसीलिए इस स्तर को इन्होंने कुबेर तंत्र या धनिक तंत्र भी कहा, प्लूटोक्रेसी भी कहा है। अगला इनका जो है स्टेज वह प्रत्यक्षवादी स्तर, प्रत्यक्षवादी स्तर की इन्होंने चर्चा की है। प्रत्यक्षवादी स्तर में इन्होंने कहा, इसे वैज्ञानिक स्तर भी कहा जा सकता है। कहा कि इसमें वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन, परीक्षण और मूल्यांकन या वर्गीकरण के जो है घटनाओं के कारण और संबंध को खोजा जाता है। और ऐसे समाज में जो शासन तंत्र इन्होंने बताया वह प्रजातंत्र कहा है। इसके बाद आ जाते हैं, इन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस की चर्चा की है, अर्थात विज्ञानों का स्तरीकरण। तो विज्ञानों के स्तरीकरण में इन्होंने सबसे पहले गणित को रखा, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र को रखा, खगोल शास्त्र के बाद इन्होंने भौतिक शास्त्र की चर्चा की है, उसके बाद इन्होंने रसायन शास्त्र की चर्चा की है, उसके बाद इन्होंने जीव शास्त्र की चर्चा की है, तो इसका क्रम पूछा जाता है। उसके बाद समाज शास्त्र व नीति शास्त्र की बात करते हैं, तो इसका हायरार्की क्रम पूछा जाता है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे इन्होंने समाज को जो है स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी के रूप में विभाजित किया है। इनके अध्ययन में जो है कॉम्टे के, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है विज्ञानों का विज्ञान है और विज्ञानों की महारानी है। विज्ञानों का विज्ञान है और विज्ञान की महारानी इन्होंने समाजशास्त्र को कहा है। अब सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि जो सामाजिक स्थितिकी या सोशल स्टैटिक समाज होता है वह संरचना को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह समाज के अंगों की क्रमबद्धता को प्रदर्शित करता है। वहीं सामाजिक गतिकी की चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि यह समाज के अंगों की क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है कि समाज के अंग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो इसे प्रकार भी कहा जा सकता है। इन्होंने कहा जिस प्रकार संरचना का अस्तित्व प्रकार के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार सामाजिक गतिकी के बिना सामाजिक स्थितिकी की अस्तित्व संभव नहीं है। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए इन्होंने समाजशास्त्र को एक अमूर्त विज्ञान माना है और कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। कॉम्टे ने एक जगह लिखा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द सोशल ऑर्डर एंड प्रोसेस की बात इन्होंने की है। इसके बाद इन्होंने अपने मानवता के धर्म की अवधारणा में कहा, जो पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक रही है इनकी, उसमें इन्होंने मानवता के धर्म की चर्चा की है। मानवता के धर्म से इनका तात्पर्य है मानव द्वारा मानव की सहायता से है। इन्होंने कहा कि धर्म का पुरोहित कोई धार्मिक पंडित, मुल्ला, मौलवी, पादरी न होकर समाज के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिनका प्रभाव आम लोगों पर अधिक होगा। मानवता के धर्म का पुजारी वैज्ञानिक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, आदि हो सकते हैं। और अगली चीज, इन्होंने समाज को दूसरे टर्म में 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने सैनिक समाज की बात की है, मिलिटेंट सोसाइटी, विधिक अर्थात लीगल की बात की है, और औद्योगिक की बात की है।
तो सैनिक, विधिक और औद्योगिक की बात इन्होंने किया है। और कामटे का जो है मृत्यु जो होती है वह 1897 में हुई थी। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो थिंकर है हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इनके प्रमुख प्रमुख पॉइंट ये हैं जो पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म 1820 में हुआ था। स्पेंसर जो है सामाजिक उद्विकास के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसके? सामाजिक उद्विकास के जनक या पिता के रूप में जाते हैं। इन्होंने समाज जो डार्विन का सिद्धांत था उद्विकास का सिद्धांत, उससे प्रभावित होकर इन्होंने कहा समाज का भी उद्विकास हुआ है। अर्थात इन्होंने डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के प्राकृतिक प्रवर्तक और सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का प्रयोग समाजशास्त्र में किया है। इन्हें डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। क्या? डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। इनकी पुस्तकें भी महत्वपूर्ण हैं। कई पुस्तकें हैं जिनमें सोशल स्टैटिक्स 1851 में आई है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1854 में, फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 में, और फर्स्ट प्रिंसिपल को ही सिंथेटिक फिलॉसफी कहा जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864 में, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में, और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1875 में। और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स 1877 में, द मैन वर्सेस द स्टेट यह 1884 में इनकी पुस्तक रही है। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी 1890 में, द प्रॉपर स्पेयर ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। तो इन्होंने सामाजिक उद्विकास का उल्लेख जो है अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया है। स्पेंसर कहते हैं कि जिस प्रकार जीव का उद्विकास होता है उसी प्रकार समाज का भी विकास हुआ है। स्पेंसर उद्विकास को एकीकरण और विखंडन की प्रक्रिया मानते हैं और लिखते हैं कि उद्विकास जो है पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति, जिसके दौरान पदार्थ एक निश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता की ओर बढ़ता है। तो इन्होंने भी समाज को दो समाज में बांटा है, एक शिकारी सैनिक या युयुत समाज अर्थात इंग्लिश में मिलिटेंट सोसाइटी, युयुत समाज, तथा औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज की बात इन्होंने की है। आज युयुत समाज या सैनिक समाज के बारे में यह कहते हैं कि यह समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था है जिसमें मुख्यतः आक्रामक और सुरक्षात्मक फौजी कार्रवाई के लिए संगठित किया गया है। इस प्रकार के समाज के इन्होंने कई लक्षण बताए थे, जिसमें इसमें कहा कि इस प्रकार के समाज के सदस्यों के बीच अनिवार्य सहयोग पाया जाता है। सत्ता और सामाजिक नियंत्रण का अत्यधिक केंद्रीकृत विन्यास होता है, अर्थात किसी एक के पास सत्ता या सामाजिक नियंत्रण होता है। मिथकों तथा विश्वासों का बाहुल्य इस समाज में देखने को मिलता है युयुत समाज में, और कठोर अनुशासन वाला कठिन जीवन सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच घनिष्ठ एक रूपता देखने को मिलता है। वहीं इन्होंने औद्योगिक समाज की विशेषताएं बताते हुए कहा कि औद्योगिक समाज जो है स्वैच्छिक सहयोग की प्रधानता होती है, लोगों का वैयक्तिक अधिकार को दृढ़ता से माना जाता है, सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से आर्थिक क्षेत्र को पृथक रखा जाता है, मुक्त समितियों और संस्थाओं का विकास होता है, समाज के कार्यों का स्पष्ट बंटवारा देखने को मिलता है और निजी और सार्वजनिक जीवन अलग अलग होते हैं। तो यह औद्योगिक समाज की इन्होंने विशेषता बताई है। इनके अलावा इन्होंने
समाज के अन्य क्रमों की भी चर्चा की है। इन्होंने कहा समाज विभिन्न स्तरों की ओर क्रियाशील होता है। पहला इन्होंने सरल समाज बताया है, सिंपल सोसाइटी। दूसरा सम्मिश्र समाज, मिक्स्ड सोसाइटी। तीसरा दुहरे सम्मिश्र समाज, डबल मिक्स्ड सोसाइटी। और चौथा तिहरे सम्मिश्र समाज, ट्रिपल मिक्स सोसाइटी की भी चर्चा ये करते हैं। स्पेंसर ने विकास के 3 अवस्थाओं की चर्चा की है, आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी, जंगली समाज, सेवेज सोसाइटी और औद्योगिक समाज की। इन्होंने कहा सभ्यता की जो है 4 अवस्थाएं भी होती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सभ्यता की 4 अवस्थाओं की भी चर्चा की है। इनका जो सिद्धांत जाना जाता है वह सावयवी या ऑर्गेनिक थियरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने समाज और शरीर के बीच संबंध की चर्चा करते हुए कहा कि समाज एक सावयव के समान है, अर्थात एक शरीर के समान है। जिस तरह शरीर के प्रत्येक अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य करते हैं, उसी तरह समाज में भी कई संस्थाएं और संघ पाए जाते हैं जो मिलकर अपना कार्य करते हैं और समाज का निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा कि शरीर और समाज में समानता के जो प्रमुख बिंदुओं की चर्चा इन्होंने की है, उसमें कहा समाज और शरीर संरचना और का आकार है, संरचना से जटिलता है, विकास के साथ बहुत बड़ा अंतर है, प्रकारों में अंतर है, शरीर व समाज नश्वर है। और कई असमानता के बिंदु भी इन्होंने रखे हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि शरीर संरचना में शारीरिक व्यापकता नहीं होती, अर्थात शरीर समाज के समान व्यापक नहीं है, अर्थात जो शरीर है वह सीमित एरिया या डायमेंशन है। संपर्क का अभाव होता है, शरीर के अंगों में असंगठित चेतना होती है। तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण के मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल की चर्चा जो हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं, तो उन्होंने 4 प्रकार के से नियंत्रण की चर्चा की है, सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं और नैतिकता। और इन को 2 भागों में विभाजित किया है, एक बाह्य नियंत्रण, दूसरा आंतरिक नियंत्रण। तो बाह्य नियंत्रण के तौर पे जैसे सरकार हो गई, प्रथा, धर्म, ये सब बाह्य से नियंत्रण होगा। लेकिन आंतरिक नियंत्रण में इन्होंने नैतिकता को रखा है। कहा नैतिकता जो है व्यक्ति के अंदर से आती है। इनकी जो मृत्यु हुई है वह 1903 में हुई है। इन्हें सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक विकासवाद का प्रणेता कहा जाता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इन्होंने समाज को शरीर के समान, अर्थात समाज एक सावयव के समान है, ये बताया है। अगला है नेक्स्ट दुर्खीम। दुर्खीम भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं दुर्खीम। तो दुर्खीम जो है फ्रांसीसी समाजशास्त्री माने जाते हैं और इनका जो जन्म है वह अप्रैल 1858 में हुआ है। दुर्खीम ने समाज को जो है सुई जनरस कहा है। इन्होंने कहा समाज जो है सर्वोपरि है, और दुर्खीम ने समाज को अधिक से अधिक महत्व दिया है। कहा कि समाज सर्वोपरि है, इसीलिए समाज जो है सुई जनरस है, अर्थात समाज की उत्पत्ति जो है स्वयं हुआ है। और इन्हें समाजशास्त्र के पहला एकेडमिक समाजशास्त्री माना जाता है, या पहला प्रोफेसर कह सकते हैं कि दुर्खीम पहले प्रोफेसर थे, प्रथम प्रोफेसर के रूप में समाजशास्त्र के दुर्खीम ने कार्य किया। इन्हें अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। तो इनकी जो पीएचडी थी वह 1892 में इन्होंने पूरी की, जिसका शीर्षक था समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ सोसाइटी। इनकी प्रमुख अवधारणाएं इस तरह से हैं, सोशल फैक्ट की बात करते हैं, सामूहिक चेतना की बात करते हैं, श्रम विभाजन की बात करते हैं, आत्महत्या की बात करते हैं,
धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। तो इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले इनकी जो प्रमुख पुस्तकें रही हैं उनमें द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी पहली पुस्तक रही है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड 1895 इनकी दूसरी पुस्तक रही है। और द सुसाइड 1897 इनकी तीसरी पुस्तक रही। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में इनकी जो है 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। कुछ इनके मरने के बाद प्रकाशित हुई, जैसे एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलासफी, द मोरल एजुकेशन। ये तीनों पुस्तक जो है इनके मृत्यु के पश्चात जो है प्रकाशित हुई हैं। इनके अलावा ऑन इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस जो है इनकी पुस्तक रही है, जो 1798 में प्रकाशित हुई है। और प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक इन्होंने मार्क्स के साथ लिखा है। तो इन्होंने समाज को सुई जनरस माना है। इन्होंने कहा सामाजिक तथ्य के संदर्भ में इन्होंने बात करते हुए कहा कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाया जाता है। इन्होंने कहा सामाजिक तथ्य सभी समाजों में पाई जाती है। इसको परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह ढंग है जो निर्धारित या अनिर्धारित होता है, जो व्यक्तियों को एक बाहरी दबाव डालने में योग्य रहता है। तो इस और समाज शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में इन्होंने जो है सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट का समाज शास्त्र जो है सोशल फैक्ट का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन्होंने कहा समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामाजिक तथ्यों के गुणों की चर्चा करते हुए इन्होंने बताया मुख्यतः 2 हैं। पहला वाह्यता, दूसरा बाध्यता। इनके अलावा भी सामाजिक तथ्य के अन्य जो इन्होंने विशेषता बताई है, इसमें स्वतंत्रता, सामान्यता और सार्वभौमिकता की इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने सामाजिक तथ्यों को 2 प्रकार से बांटा है। पहला सामान्य सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट। समाज इन्होंने कहा जो भी समाज में व्यवस्था बनी हुई है और वह चलती है तो इसके बनाए रखने वाले जो सामाजिक तथ्य सामान्य होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा असामान्य या व्याधिकी सामाजिक तथ्य। तो असामान्य या व्याधिकी सामाजिक तथ्य अत्यधिक व्यापक होते हैं, समाज का सामान्य जनजीवन ठप हो जाता है, अर्थात समाज की निरंतरता में बाधा पहुंचाते हैं। और यह जो है समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। दुर्खीम ने चेतना को भी 2 भागों में बांटा है और सामूहिक चेतना को मूर्त मानना ही सामाजिक तथ्य, ऐसा दुर्खीम का कथन है। तो इन्होंने सामूहिक चेतना की बात की है, दूसरा व्यक्तिगत चेतना की बात की है। व्यक्तिगत चेतना व्यक्ति विशेष के विचार से इन्होंने परिभाषित किया और सामूहिक चेतना अर्थात समूह जैसी विचारधारा, जैसे किसी की राजनीतिक विचारधारा, रूढ़िवादिता, प्रथा, धर्म, कानून, सभी को इन्होंने सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व माना है। तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड पुस्तक में इन्होंने जो है सामूहिक चेतना की जो है चर्चा की है। अगली अवधारणा इनकी है सामूहिक प्रतिनिधित्व अर्थात कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हुए इन्होंने कहा कि यह एक प्रकार की सामूहिक चेतना है। जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्हों का रूप ले लेती है तो उसे इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। ये प्रतीक विचार, धारणाएं और भावनाएं आदि हो सकती हैं। जैसे राष्ट्रीय झंडा हमारे राजनीतिक जीवन का प्रतीक है, धार्मिक पुस्तकें हमारे धार्मिक जीवन का प्रतीक है, नेतागण के सामूहिक रूप से जनता की भावना के प्रतीक होते हैं। तो इन्हीं को इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है कि ऐसे फैक्ट जो समूह का प्रतिनिधित्व करते हों और समूह जिनको एक मानती हो, जिन्हें प्रतीक के रूप में देखती हो, तो इसे इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। इन्होंने कहा सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से होता है और सामूहिक प्रतिनिधित्व को इन्होंने चेतनाओं की चेतना भी कहा है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से सामाजिक तथ्य को इन्होंने परिभाषित किया है। अगला इनका सिद्धांत है सामाजिक एकता का सिद्धांत। तो सामाजिक एकता के सिद्धांत में
इन्होंने दो प्रकार की एकताओं की चर्चा की है, यांत्रिक एकता की और सावयवी एकता की इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने कहा समाज में तो है जो दो भिन्न प्रकार की एकताएं पाई जाती हैं, उसी आधार पर इन्होंने समाज की भी चर्चा की है, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। तो पूर्व औद्योगिक समाज को इन्होंने यांत्रिक समाज कहा है और औद्योगिक समाज को इन्होंने सावयवी समाज के रूप में देखा है। तो यांत्रिक समाज की विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो इन्होंने कहा यांत्रिक समाज में एक रूपता या समरसता पाई जाती है, सामूहिक चेतना या सामूहिक प्रतिनिधित्व का महत्व होता है, जनमत परंपरा राजा का सर्वाधिक महत्व होता है, व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समूह के विरुद्ध अपराध माना जाता है, दमनकारी कानून जो है हमारा यांत्रिक एकता में पाया जाता है, और समाज में एकता सामूहिक चेतना के माध्यम से स्थापित होती है। वहीं इन्होंने सावयवी एकता की चर्चा करते हुए यह बताया कि विशेषताओं में कि सावयवी समाज या एकता वाले समाज में भिन्नताएं या विषमता देखने को मिलती है, व्यक्तिगत चेतना या व्यक्तिवाद का महत्व अधिक होता है, जनमत परंपरा धर्म राजा आदि का महत्व न्यूनतम होता है, कानून का महत्व अधिक होता है, व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता है, इसमें प्रतिकारी कानून पाया जाता है, अर्थात प्रतिकारी कानून वो होता है जिसमें सजा के अनुसार दंड दिया जाता है, जबकि दमनकारी कानून में क्या होता है, अगर हत्या किसी ने की है तो उसके बदले उसकी हत्या करना दमनकारी कानून का प्रतीक देखा जाता है। उसके बाद इन्होंने सावयव समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को रखा है। इन्होंने कहा कि समाज में अत्यधिक श्रम विभाजन और विशेषीकरण एकता के आधार होते हैं। इन्होंने ये भी कहा है इन्होंने कहा कि जैसे जैसे समाज में जनसंख्या बढ़ती जाएगी, श्रम विभाजन अधिक होगा, तो समाज में एकता भी अधिक होगी। इनका अगला जो अवधारणा है वह श्रम विभाजन का है। तो श्रम विभाजन जो है अवधारणा देने से पहले इन्होंने जो है एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को पढ़ा, जिसमें इन्होंने श्रम विभाजन का उल्लेख देखा। तो सामाजिक श्रम विभाजन के जनक के रूप में दुर्खीम को जाना जाता है। तो एडम स्मिथ है, वह अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने श्रम विभाजन का जो प्रयोग था वह अर्थशास्त्र में किया था, लेकिन समाज शास्त्र में जो है सामाजिक श्रम विभाजन का प्रयोग करने का श्रेय दुर्खीम को ही दिया जाता है। दुर्खीम है जिन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में समाज शास्त्र में सबसे पहले श्रम विभाजन का प्रयोग किया था। इनका यह कहना था कि श्रम विभाजन ही है जो समाज अर्थात सावयवी समाज या औद्योगिक समाज की एकता को बनाए रखता है। दुर्खीम ने लिखा कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या घनत्व से है। इन्होंने कहा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी श्रम विभाजन बढ़ता जाएगा, और प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी इसलिए सामाजिक कार्य जो है सीमित थे, श्रम विभाजन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सावयवी समाज में जनसंख्या अधिक है, कार्य भी अधिक है, तो सभी को क्या है डिवाइड कर दिया है विशेष वर्ग में, जिसे इन्होंने श्रम विभाजन कहा है। इसके अलावा इन्होंने एक जगह समाजों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज़ की चर्चा करते हुए कहा कि समाज जो है सरलता को आधार मानकर इन्होंने कहा समाज जो है सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। दुर्खीम ने 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है। पहला इन्होंने कहा सरल समाज, दूसरा इन्होंने बताया बहुखंडी सरल समाज, बहुखंडी सरल समाज, तीसरा इन्होंने साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज बताया, और चौथा इन्होंने मिश्रित बहुखंडी समाज की चर्चा की है। तो सरल समाज या सिंपल सोसाइटी इन्होंने उसे माना है जिसमें सरल समाज अकेला कार्यरत या संपूर्ण करता है, समाज जो अकेला किसी के अधीन नहीं होता है तथा परस्पर सहयोग पाया जाता है, जैसे घुमक्कड़ों का झुंड, गोत्र आदि को इन्होंने सरल समाज के रूप में वर्गीकृत किया है। दूसरे समाज में कहा इन्होंने कहा कि जो बहुखंडी सरल समाज है इसे मिश्रित समाज भी कहा जा सकता है। इसका निर्माण गोत्र
के समूहों से मिलने से होता है। और कहा जिसमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेशन होता है, इसीलिए इसे इन्होंने बहुखंडी समाज कहा है। इसमें इन्होंने छोटे छोटे गांवों को शामिल किया है। तीसरा इन्होंने जो बताया है वह सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी की बात की है, अर्थात साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज। तो इस समाज के निर्माण के लिए इन्होंने कहा सरल समाजों के कई समाज जो है जो मिश्रित हो जाते हैं, तो हमें साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज देखने को मिलता है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल होती है, जैसे जनजातियों को इस श्रेणी में ये रखते हैं कि कई जनजातियां मिलकर साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज बनाती हैं। चौथा, इन्होंने दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज की चर्चा की है। तो दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज को इन्होंने बहुत जटिल समाज कहा है। इन्होंने कहा विकास के क्रम में यह उच्च क्रम में है, इसका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडी समाजों के मिलने से हुआ है। इसमें इन्होंने बड़े बड़े नगरों, राजधानियों आदि को शामिल किया है। अगला इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत। तो आत्महत्या के सिद्धांत अर्थात आत्महत्या का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपनी जीवन लीला को समाप्त करना है। 1897 में इनकी पुस्तक जो आई थी द सुसाइड, आत्महत्या संबंधित इसमें सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। और पहले से जो चली आ रही मनोवैज्ञानिक घटना मानी जाती थी या पूर्व आत्महत्या, तो इन सब का इन्होंने खंडन करके कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और समाजशास्त्र की अध्ययन की वस्तु के रूप में इन्होंने इसे स्वीकार कहा है। इन्होंने सुसाइड में तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो सुसाइड का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया कि इन्होंने कई पुलिस रिकॉर्डों से आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटेस्टेंट ज़्यादा आत्महत्या करते हैं जबकि कैथोलिक कम करते हैं। शहरी ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, ग्रामीण लोग कम आत्महत्या करते हैं। अविवाहित ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, विवाहित कम करते हैं। सैनिक ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, सिविलियन कम करते हैं। महिलाएं ज़्यादा आत्महत्या करती हैं, पुरुष कम करते हैं। गर्मियों में ज़्यादा आत्महत्या होती हैं, जाड़े में कम। तो इसमें दो चीज़ें अब जी तक एग्जाम में पूछा गया है। पहला कि प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक में से किस में सर्वाधिक आत्महत्या की दर होती है, तो प्रोटेस्टेंट में होता है। दूसरा इन्होंने जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किस समय में जो है आत्महत्या ज़्यादा होती है, तो समर या गर्मी के समय में जो है आत्महत्याएं इनके अनुसार ज़्यादा होती हैं। इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की है, जिसमें इन्होंने अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, एगोस्टिक सोसाइटी और अल्टरयूस्टिक सोसाइटी। तो अहमवादी, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या अर्थात इकोनॉमी सुसाइड, भाग्यवादी आत्महत्या अर्थात फर्स्टालिस्टिक सुसाइड। तो 400 जिसमें से 3 इन्होंने पहले बताया था, आगे चल के इन्होंने भाग्यवादी आत्महत्या की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि जब किसी निजी असफलताओं या दुखों या परेशानियों के कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है, निजी असफलता, दुखों एवं परेशानियों के कारण जब व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो इसे इन्होंने अहमवादी आत्महत्या कहा है। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति का परिवार से अलग होने के बाद आत्महत्या कर लेना, दिवालिया व्यापारी आत्महत्या कर लेता है, तो इस तरह को इन्होंने अहमवादी आत्महत्या कहा है। दूसरा है परार्थवादी, सर्वाधिक यही पूछा जाता है परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण देकर। तो परार्थवादी अहमवादी के ठीक विपरीत होता है, जिसमें व्यक्ति निजी कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों के प्रति अनुरूपता दिखाने के लिए अर्थात सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेता है, तो उसे इन्होंने परार्थवादी आत्महत्या कहा है। तो परार्थवादी आत्महत्या के उदाहरण के संदर्भ में हम सती प्रथा, जौहर प्रथा, देश की स्वाधीनता हेतु फांसी चढ़ना जैसे भगत सिंह, राष्ट्र की सुरक्षा हेतु शहीद होना, जहाज के कैप्टन को जहाज के साथ डूब जाना, ये सब परार्थवादी आत्महत्या के उदाहरण हैं। अगला है
प्रतिमानहीनता या यूनोमी आत्महत्याएं, तो कहा जब समाज में मूल्य प्रतिमान मानदंड पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं या अराजकता की स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति समाज में जीने का अर्थ नहीं ढूंढ पाता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। तो ऐसे आत्महत्याओं को प्रतिमान या अनोमी आत्महत्याएं इन्होंने कहा है। जैसे किसानों का कर्ज न देने के कारण आत्महत्या कर लेना, अचानक व्यापार घाटे की स्थिति में आत्महत्या कर लेना, तो यह इन्होंने प्रतिमानहीनता या यूनोमी की आत्महत्याएं कही हैं। इन्होंने कहा यूनोमी की जो आत्महत्या है औद्योगिक समाज की विशेषता है। यह भाग्यवादी आत्महत्या प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या के ठीक विपरीत होता है। तो भाग्यवादी जो आत्महत्या होता है वह प्रतिमानहीनता आत्महत्या के ठीक विपरीत होता है। जब समाज के नियम, प्रतिमान आदि किसी व्यक्ति के इतने ज़्यादा आरोपित किए जाते हैं कि उसका जीना दूभर हो जाता है, तो ऐसी आत्महत्याओं को इन्होंने भाग्यवादी आत्महत्या कहा है। जैसे कोई दास जो है आत्महत्या कर लेता है, दहेज प्रथा के कारण होने वाली आत्महत्या, बाल विधवाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, कॉलेज में मानसिक उत्पीड़न से की जाने वाली आत्महत्याओं को इन्होंने भाग्यवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखा है। इसके अलावा इनकी एक अवधारणा है विसंगति की। विसंगति या अनोमी, अनोमी की जो अवधारणा है इन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दिया है और वे दुर्खिम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विसंगति की अवधारणा को महत्वता प्रदान की है। इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि विसंगति आदर्श विहीनता का एक अवस्था है जो स्वाभाविकता का अभाव होता है, नियमों का निलंबन होता है, ऐसी स्थिति जिसमें हम अक्सर नियम विहीनता भी कह सकते हैं। इन्होंने विसंगति होने के कई कारण की चर्चा की, जैसे सामूहिक शक्ति या सामाजिक नियंत्रण भंग हो जाने के कारण, अचानक महत्वपूर्ण तकनीक में परिवर्तन होना, एकाएक कोई बड़ी उन्नति या अवनति होने पर जो है व्यक्ति अनोमी हो जाता है, अर्थात जब व्यक्ति सामाजिक नियमों और मानदंडों का पालन नहीं करता, उससे हटकर कार्य करने लगता है, तो इसे इन्होंने एनोमी कहा है। इन्होंने कहा प्रत्येक समाज में आदर्श शून्यता या अनोमी जो है सामान्य रूप से पाई जाती है, अर्थात अनोमी समाज का अनिवार्य हिस्सा इन्होंने कहकर परिभाषित किया है। अगला जो इनका थियरी है वह धर्म का सिद्धांत है। तो धर्म का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने दिया है। दुर्खिम की यह पुस्तक जो है धर्म की व्याख्या के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दुर्खिम का जो धर्म संबंधी सिद्धांत है वह पहले से जो प्रचलित सिद्धांत जैसे जीववाद था, मानववाद था, प्रकृतिवाद था, इन सब की आलोचना करने के बाद इन्होंने इसका विश्लेषण किया है। दुर्खिम समाज में जितनी वस्तुएं विद्यमान है उसको दो भागों में विभाजित किया है, एक सीक्रेट अर्थात पवित्र और दूसरा साधारण या प्रोफेन या लौकिक, कहीं कहीं आपको मिलेगा लौकिक या प्रोफेन। तो दुर्खिम ने पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को ही धर्म कहा है। सामूहिक चेतना विश्वास संवेग की व्यवस्था है, विचार ही विश्वास में परिवर्तित हो जाता है और विश्वासों का व्यक्त करने का तरीका कर्मकांड होता है और कर्मकांड जब क्रिया की जाती है हमारे तीज त्यौहार हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति होते हैं। इसीलिए इन्होंने कर्मकांड के सामूहिक चेतना जब बन जाती है या सामूहिक एकीकरण बनता है तो इसे इन्होंने धर्म के रूप में बांटा है। इन्होंने धर्म की विशेषता के रूप में विश्वास, कर्मकांड व नैतिकता को शामिल किया है। धर्म की इन्होंने क्या क्या विशेषताएं की बताई हैं, पूछा जाता है विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता। धर्म को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा कि धर्म
पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और आचरणों की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। तो अपने धर्म को इन्होंने क्या कहा? टोटमवाद। टोटमवाद के रूप में इनके धर्म के सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। तो इसकी जो इन्होंने अध्ययन किया था वह ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन करके बताया है कि धर्म का जो है प्रारंभिक स्वरूप टोटम है। टोटम की विशेषताएं आधुनिक समाज में भी धर्म की हैं। एक टोटम विश्वास करने वाले लोग आपस में संयुक्त होते हैं, उसी प्रकार धर्म को मानने वाले लोग भी होते हैं। इन्होंने कहा समाज ही वास्तविक देवता है। स्टेटमेंट इनका बहुत प्रसिद्ध माना जा रहा है, समाज ही वास्तविक देवता है। टोटम और गोत्र के संदर्भ में इन्होंने कहा कि गोत्र एक समवंशीय समूह है जिसमें सामान्यतः बहिर्विवाही रक्त संबंध समूह होते हैं। यह एक पक्षी होता है और इसके सदस्य एक ही पूर्वज के संतान माने जाते हैं। पूर्वज मानव संप्राणी, पशु, पेड़ पौधा या निर्जीव वस्तु आदि भी कोई मतलब इनमें से कुछ भी टोटम हो सकता है। इन्होंने कहा टोटम गोत्र की उत्पत्ति का रूपांतरण है। इन्होंने टोटम के दो स्वरूपों की चर्चा की है। पहला एक जीवंत स्वरूप, दूसरा प्रतीकात्मक स्वरूप। जीवंत स्वरूप वह होता है जो व्यक्ति मूर्तियों आदि में पूजा करता है और क्या कहते हैं विश्वास करता है, और दूसरा प्रतीकात्मक स्वरूप वह कहा कोई व्यक्ति किसी टोटम का अपने ऊपर शरीर पे दीवारों पर चित्र बना लेता है प्रतीक के रूप में, तो उसे इन्होंने कहा कि वह प्रतीकात्मक स्वरूप होता है टोटम का। तो यह इनकी जो है टोटम की अवधारणा रही है। तो यह सब पूछी जाती हैं। टोटम को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, टोटमवाद की। टोटम ही है जो धर्म की उत्पत्ति का कारण होता है। तो ये जो है पूछा जाता है। इनके जो अन्य महत्वपूर्ण कथन है कि दुर्खिम समाज को देवता मानते हैं, स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमाविंत समाज है। तो ये जो सब स्टेटमेंट है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं कि दुर्खिम समाज को देवता मानते हैं। दूसरा है स्वर्ग का साम्राज्य महिमान्वित समाज है। तीसरा इन्होंने बताया कि दुर्खिम धर्म को पवित्र तथा जादू और विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। मालिनोवस्की ने धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। धर्म आत्महत्या को प्रभावित करता है, यह भी माना है इन्होंने। तो टोटम शब्द की जो सर्वप्रथम व्याख्या की है वह जे लॉन्ग ने किया है, यह भी आप लोग ध्यान रखें। इसी का दुर्खिम जो है इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 1917 में हुई थी। दुर्खिम को कामटे का सच्चा उत्तराधिकारी माना जाता है। तो यह कुछ थिंकर से संबंधित ऑडियो नोट्स थे। जो कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसी तरह हम सभी थिंकरों का जो है रिवीजन करवाएंगे।